हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर है 3 एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर नेम इज वेरी फेमिलियर टू ऑल ऑफ अस। डेली लाइफ में प्रेशर का बहुत समझ ही रहे हो, डेली लाइफ का रोल है इसका। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रेशर इनसाइड। एक्चुअली फ्लूइड के अंदर में प्रेशर क्या होता है? डेली लाइफ में प्रेशर का अलग अलग मतलब है ना। एग्जाम का प्रेशर, असाइनमेंट का प्रेशर, ब्लड प्रेशर, so they all have different meanings. But फ्लूइड के अंदर क्या होता होगा एक्चुअल में? लेट्स टॉक अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो द थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड। हम सब लोग जानते हैं, ये आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, कि किसी भी लिक्विड के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सब फोर्स लगाते हैं। किधर लगाते हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर आप यहां पर भी देखोगे तो ये एक लेड से बॉल है जो कि लिक्विड के अंदर डाला गया है। इसके सरफेस पर देखिए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे पता चलेगा? जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन इट्स सरफेस, देन द परपेंडिकुलर टू इट विल बी नॉर्मल। देखिए हर एक पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो इस पर फोर्स लग रहा होगा चारों तरफ से, दैट विल बी थ्रस्ट। नॉट ओनली दिस दिस बॉल, फ्लूइड के वजह से जो फोर्स लग रहा होगा ये इसके कंटेनर पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। एंड ये सब आप लोग पहले से जानते हो, इसमें कोई नया लॉजिक नहीं है, नया कुछ चीज नहीं बताने जा रहे। बस एक चीज मैं आपसे यही पूछूंगा कि कैन एनीवन एक्सप्लेन कि व्हाई दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सरफेस? क्या कोई बता सकता है कि ये जो फोर्स लिक्विड के द्वारा इसके कंटेनर पर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर टू सरफेस क्यों होता है? व्हाट कुड बी द लॉजिक? कैन एनीवन एक्सप्लेन? देखो फोर्स ड्यू टू लिक्विड कोई देखने तो नहीं गया था ना, तो एक्चुअली कैसे ये बिलीव में आया कि से हाँ ठीक है चलो फ्लूइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसके सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा? हाउ कैन वी से दैट? एनीवन वांट्स टू एक्सप्लेन? नो वन? ओके, देन नो प्रॉब्लम। पहले तो लिख ही देते हैं डेफिनेशन इसका होता क्या है। व्हाई डज दिस मीन थ्रस्ट मीन्स? सो लिक्विड सर फ्रिक्शन होने के कारण होता है क्या? नो, लिक्विड exert contact for flow अरे परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल तो हो ही गया ना। लिक्विड exert of course of course perpendicular to surface in contact. Liquid exert a force perpendicular to surface in contact is known as thrust of liquid, known as thrust of liquid.
थ्रस्ट ऑफ लिक्विड। मान लीजिए कि हमारे पास एक बीकर है और बीकर के अंदर आपने पानी भर रखा है। Let's put some water inside it. इसमें अगर एक कोई छोटा सा बॉक्स हम लोग रख देते हैं, छोटा सा बॉक्स कोई अगर हम लोग रख देते हैं, मैं जस्ट ये समझाना चाह रहा हूं कि व्हाई इट इज परपेंडिकुलर। अगर मैं एक छोटा सा बॉक्स इसके अंदर रख देता हूं, एज पर थ्योरी इस पर सब जगह परपेंडिकुलर फोर्स लगना चाहिए। दैट्स ग्रेट, ये तो होना ही चाहिए। चलो तो परपेंडिकुलर फोर्स लगा भी देते हैं। हम लोग इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड मतलब मान लेते हैं कि इस पर परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लग रहा होगा। लेट से कि किसी एंगल पर ऐसा फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट विल मेक सम काइंड ऑफ एंगल थीटा। अगर किसी एंगल पर लग रहा होगा तो ये सरफेस के साथ कोई ना कोई एंगल जरूर बनाएगा। लेट्स एज्यूम फॉर अ व्हाइल दैट एंगल इज थीटा। अब अगर ये फोर्स एफ लग रहा है, इसका मतलब इस फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा। इस फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा। वन विल बी perpendicular to the surface, that will be f sin theta in this case particularly, and there will be another force parallel to the surface, that will be f cos theta। अब समझिए कि अगर मैं फोर्स को किसी एंगल पर कंसीडर करता हूं तो फोर्स का एक कंपोनेंट टेंजेंशियल टू सरफेस हो जाएगा। और याद करिए फ्लूइड के पहले डिफिनीशन में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी फ्लूइड के एलिमेंट पर या किसी भी फ्लूइड के सरफेस पर कोई भी टेंजेंशियल या शियर फोर्स नहीं लगेगा। अगर शियर फोर्स लगा दैट फ्लूइड शुड फ्लो, वो फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? नो सर। हाँ बोलो। ये एक फ्लूइड का मैंने एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया कि मान लीजिए कि ये फ्लूइड है, पानी है, और पानी के अंदर हमने एक रिजिड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, एक एलिमेंट बना लिया पानी का ही। ये लोग हम लोग को मैकेनिक्स में ब्लॉक को स्टडी करना बहुत ही आसान होता है, करेक्ट? तो अगर आपके पास कोई कंटेनर दिया गया या आपके पास कोई लिक्विड दिया गया, तो आपको पता है कि आपको एलिमेंट के बारे में स्टडी करना होगा, तो आपको इस फ्लूइड को ही किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट में चूज करना होगा। चूज करने का सेंस मतलब जैसे आप रोटेशन में या फिर सेंटर ऑफ मास में या फिर सर्कुलर मोशन में आप अलग अलग टाइप के शेप के मटेरियल के साथ डील किए थे, वैसे ही यहाँ पर भी आपको, जैसे ये एक टैंक रहा, इस टैंक में पानी भरा हुआ है, तो अगर आपको यहाँ इसके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने हैं तो व्हाट विल यू डू इज जस्ट सिलेक्ट एन एलिमेंट ऑफ फ्लूइड। आप एलिमेंट का, आप फ्लूइड का एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा? देखो ये जो एलिमेंट होगा, अब ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, इसी के बारे में हम लोग सब कुछ स्टडी करेंगे, है ना? तो नॉर्मली जैसे आप पहले बाकी सारे ब्लॉक के बारे में स्टडी करते थे, वैसे ही ये भी वो ब्लॉक हो जाएगा। दिस विल बी अ काइंड ऑफ रिजिड ब्लॉक। ये कुछ उसी तरह का ब्लॉक हो गया जिस तरह के कि आपके जनरल पहले के मैकेनिक्स के क्लासेस में आप पढ़ते थे, ठीक है? तो हम लोग एलिमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। मैंने बोला कि अगर आप फोर्स किसी एंगल पर कंसीडर करते हो तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट आ जाएगा। वन विल बी द परपेंडिकुलर टू सरफेस, दैट्स ग्रेट। ये मान लिया कि चलो ठीक है, परपेंडिकुलर टू सरफेस चलेगा।
एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा क्यों नहीं होगा? बिकॉज लिक्विड के सरफेस शियर स्ट्रेस को नहीं झेलते हैं, दे विल फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस, है ना। कोई भी लिक्विड का सरफेस शियर फोर्स को नहीं झेल पाएगा। इट कैन बियर अ कंप्रेसिव फोर्स बट नॉट शियर फोर्स, ठीक है। यही है रीजन इसके पीछे का, ठीक है। सिंस किसी को डाउट है तो बोल लीजिए, पूछ लीजिए। सिंस liquid doesn't bear shear force, shear stress, hence force acts perpendicular to surface। इसलिए जो फोर्स होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है ना। दिस एफ cos थीटा इज नॉट पॉसिबल। हेलो हेलो, हाँ सर, आप बोल रहे हैं सर लिक्विड शियर स्ट्रेस मतलब झेल नहीं सकता, बट आप तो ब्लॉक पर ना शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं। नहीं, ये हम लोग स्टडी करने के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपना प्रॉपर्टी छोड़ करके ब्लॉक बन जाएगा। आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस आप तो एज एन, नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको ब्लॉक कंसीडर कर लीजिए, आपका मर्जी, आप इसको सिलेंडर कंसीडर कर लीजिए, कुछ भी कंसीडर कर लीजिए। आप थोड़े देर के लिए मान लीजिए कि जैसे आप रिजिड बॉडी में सारा फोर्स को उस पर रिजॉल्व करते थे, उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते थे, उस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, वो सारा काम आप कर लीजिए। बट ये मत भूलिए कि ये एक लिक्विड ही है अभी भी। मेरी बात समझ में आई? Do all the calculations you want to do just by considering it as a rigid body, लेकिन उसका कुछ लिक्विड का जो प्रॉपर्टी है वो तो नहीं छोड़ेगा। अब इसका मास अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे? इसको आयरन का स्टील का मान ले, मानेंगे अभी भी इसका डेंसिटी जो लिक्विड का होगा वही मानेंगे, प्रॉपर्टी तो वही मानेंगे ना लिक्विड का। कैलकुलेशन आप सब बेशक कर सकते हैं जैसे रिजिड बॉडी के साथ में होता था वैसे। क्लियर है भाई? सैफ, ओके, यस क्लियर। सो ये था थ्रस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेशर। तो अगर ये थ्रस्ट है तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर तो वैसे आप लोग पहले से बहुत कुछ पढ़ चुके हो प्रेशर के बारे में। अगर प्रेशर को के बारे में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी विल डायरेक्टली गो अहेड। प्रेशर क्या होता है? दिस इज थ्रस्ट, दिस इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया is called pressure, ठीक है। तो अगर हमारे पास लेट्स से कि एक एरिया है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, सी डायरेक्शन कुड बी एनीथिंग, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, बट ये फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अगर मान लीजिए कि यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा F और इसका एरिया है A, if its area is A, so we can write that force, that pressure P is equal to F upon its area A. फोर्स अपॉन एरिया A, ठीक है। अगर यहीं पर फोर्स, इसी के जस्ट नीचे एक और सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं। लेट्स से कि अगर फोर्स किसी एंगल पर ड्रॉ हो, मान लीजिए कि एक कोई फोर्स है यहाँ पर F. I am not talking for the liquid surface only. In this, I am talking any general surface. तो अगर ये एक थीटा है, so this will be become F cos theta. That will be the perpendicular component, and there will be a tangential component that will be F sin theta. F sin theta. So in this case, we will write that the pressure will be F cos theta divided by A. डिवाइडेड बाई ए, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो दैट इज एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। यही होता है प्रेशर। किसी को डाउट है यहाँ पर? सर स्केलर ये वेक्टर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी। सी, ये जो एरिया है, ये कैपिटल ए, ये एरिया इस पूरे टोटल सरफेस का। ये जो प्रेशर होगा इसको आप एवरेज प्रेशर भी कह सकते हो, also known as average pressure. एवरेज प्रेशर, और एवरेज प्रेशर का मतलब हो जाता है दैट इज P बार। P बार कभी कभी एवरेज प्रेशर को P बार से डिनोट किया जाता है। Since we consider the total area, that hence it is a force upon total area becomes average pressure. अगर मैं जहां पर जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है सिर्फ उतने एरिया को कंसीडर करूं, सिर्फ इतने एरिया को कंसीडर करूं, मान लीजिए कि ये एरिया है कुछ छोटा सा एरिया DA, तो मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू F अपॉन this will be the local pressure. This will be local pressure. Local pressure. But we need not to worry about too much about these things. हम लोग ज्यादातर एवरेज प्रेशर के साथ ही डील करते हैं, या एवरेज प्रेशर से ही लेना देना होता है, बहुत कुछ ज्यादा ये नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पेज पे जाऊं? यस सर। ओके, सो लेट्स टॉक मोर अबाउट प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग जान ही गए, प्रेशर होता क्या है। अब प्रेशर का यूनिट इससे पहले भी अपन लोग डिस्कस किया है क्या, यूनिट ऑफ प्रेशर के बारे में? प्रेशर कोई वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, क्योंकि प्रेशर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो जाता है।
pressure is tensor quantity. टेंसर क्वांटिटी डिपेंड करता है कि आप किस एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट कन्वर्जन। ये इससे पहला आप लोगों को पढ़ चुका होगा, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता ही होगा कि 1 ATM 1 बार, ये सब क्या होता है, 1 पास्कल क्या होता है। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंफ्यूज करता है आपको क्वेश्चन में। एसआई यूनिट ऑफ जो प्रेशर होता है दैट इज पास्कल। तो ये हो गया पास्कल, ठीक है। और 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हालांकि दोनों एक ही चीज है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल भी कहते हैं। तो बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। ऑफ कोर्स अगर ये एसआई यूनिट है तो सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा भाई? न्यूटन के जगह पर क्या लिख देंगे? डाइन। और मीटर स्क्वायर के जगह पर क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट विल बी द सीजीएस यूनिट। नाउ सम ऑफ द कन्वर्जन्स आर, इनमें से कुछ जो कन्वर्जन है प्रेशर इंपॉर्टेंट स्केल, जो अलग अलग मेजरमेंट है, जैसे आप मेजर करते हो कई बार एटीएम में, है ना। तो पहले तो समझ लें कि 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 बार इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵। सी, अब 1.01 लिखने का मतलब ये नहीं कि आप हर बार 1.01 ही लेंगे। डिपेंड्स अपॉन द गिवन डेटा। आप डिसाइड कर सकते हो कि 1.01 लेना है कि 1 बार लेना है। ये एक्चुअली 1.013 होता है, बी स्पेसिफिक, ये 1.013 होता है। तो इट डजंट मैटर कि आप 1.01 ले रहे हो, कई बार लोग 1 ATM इज इक्वल टू 1 बार लेता है। तो डिपेंड्स अपॉन किस, आपको किस लेवल का एक्यूरेसी चाहिए, उस हिसाब से हम लोग डेटा डिसाइड करते हैं कि हमें एक्चुअल में कंसीडर करना कितना है। तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, है ना। पास्कल थोड़ा सा है, ठीक। अब ये तो चीज हम लोग शायद पढ़ चुके हैं पहले भी ना, लाइक इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जहां पर हम लोगों ने बोला था कि ये जो 10⁵ है ना, इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट किया जा सकता है। एंड वी कैन राइट 1.01 into 10⁶ divided by 10, multiplied and divide। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या? 0.101, और ये क्या हो जाएगा? मेगा पास्कल। इट विल बिकम मेगा पास्कल। 10⁶ को हटा दिया, 10 से इसमें डिवाइड कर दिया, इट विल बिकम 0.1 मेगा पास्कल। सो अभी तक ये सारा कहानी किसके बारे में चल रहा है? फ्रॉम 1 ATM टू बार टू मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, जो कुछ भी है वो सब। एक और जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है दैट इज mm of Hg या सेंटीमीटर ऑफ Hg। mm of Hg और centimeter of Hg। Basically, this is nothing but the unit of pressure measuring device like
आप कह सकते हो, आप मैनोमीटर कह सकते हो, है ना, इट इज बैरोमीटर और मैनोमीटर, ये सब में हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऑफ दीज यूनिट, मैनोमीटर। सो mm ऑफ hg का मतलब कुछ नहीं है, mm का मतलब हो गया हाइट, एंड hg यू नो एक मेटल ही है जो कि लिक्विड के फॉर्म में रहता है, तो कितना mm इस मरकरी का हाइट होगा उसी के बारे में हम लोग प्रेशर लिखते हैं। यू नो फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट्स द ब्लड प्रेशर, ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन दिस यूनिट, है ना, और सिस्टोलिक प्रेशर, एसिस्टोलिक प्रेशर, जो कुछ भी है, तो दैट ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन दिस यूनिट। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि 160 बाई 60 या 70 जो कुछ भी हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, 120 बाई 80 आई थिंक, यस सर। है ना। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, पास्कल, बार, एटीएम क्या होता है। सो दैट इज द mm ऑफ hg, इट्स यूनिट इज used as a unit, used as unit for blood pressure also। ओके, एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग टॉर्क कहते हैं, इसका फिजिक्स में हमें कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी यू शुड नो, देखते हैं कि केमिस्ट्री में तो पढ़े ही होंगे, कितने लोगों को याद है टॉर्क यस। क्या होता है टॉर्क? 1 torr equals to 1 mm of hg. 760 torr equal to 1 bar. Okay, yeah, 760 torr is equal to 1 bar, and almost 1 bar is equal to 1 atm. Almost, I'm not saying being a specific. 1 bar is equal to 760 torr is equal to 1 atm, और 1 atm is equal to 76 सेंटीमीटर ऑफ hg भी होता है, pm ऑफ hg भी होता है। तो जस्ट कीप दिस कन्वर्जन इन योर माइंड, दैट इज वेरी मच वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कब प्रेशर किस फॉर्मेट में दे देगा, नो वन नोज। जब तक आपको कन्वर्जन नहीं आएगा, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने नहीं आएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। हो गया भाई, आगे बढ़े फिर नेक्स्ट पेज। 1 मिनट सर, नोट कर रहे हैं। प्रेशर, सर ये हटाइए। हो प्रेशर को लेके और भी कोई डाउट वगैरह है क्या? तो बचपन वाला सवाल मैं नहीं पूछने जा रहा हूँ कि बताओ कील का प्रेशर क्यों, उसका एरिया क्यों होता है कम, नाइफ का एरिया कम क्यों होता है ना। जो हील पहनते हैं लोग वो मिट्टी में क्यों जल्दी धंस जाता है। लाइकवाइज साइकिल का पतला टायर कीचड़ में चलाने के लायक नहीं होता है, क्यों? मिट्टी वाले रास्ते पर साइकिल का पतला टायर लेके नहीं चलते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये सब बचपन में सवाल थे, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एज वी डिक्रीज द प्रेस एरिया, सिंस प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जैसे ही हम लोग एरिया को कम कर देते हैं,
प्रेशर आपका बढ़ जाता है। प्रेशर इन द सेंस किसे, चूंकि अगर ये फोर्स टेंजेंशियल लगता है, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को कट करना है, इस ऑब्जेक्ट को हमको कट करना है, तो कट करेंगे तो हमने जो फोर्स लगाया, ये तो फोर्स इधर की तरफ लगाया, दिस विल बी द फोर्स। ओके, नाउ फॉर दिस ऑब्जेक्ट, ये जो सरफेस होगा, ये वाला सरफेस जहां पर आप फोर्स लगा रहे हो, ये सरफेस, इसके लिए तो ये शियर स्ट्रेस हो गया ना, इस सरफेस के टेंजेंशियल ये फोर्स लग रहा है, सो दिस विल बी शियर स्ट्रेस एंड दैट फोर्स अपॉन एरिया विल बी द शियर स्ट्रेस। अब ये शियर स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी ये ऑब्जेक्ट कट जाएगा। ये कितना कैसे पता चलेगा कितना ज्यादा होगा? सो दैट डिफाइंड बाय द, आप इस फोर्स अप्लाइंग जो डिवाइस है, इसका एरिया हम लोग कम कर देते हैं, सो दैट कि इसके द्वारा जो अप्लाइड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और चीजें इजीली कट जाएगी। हेंस जो आपका कटिंग ब्लेड होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो सारी चीजें पतला होता है। अब बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली आप लोग ये चीज आप कंसीडर कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता होगा, यू हैव जस्ट डू द रिवीजन, देयर आर नो अदर पॉइंट्स इन दिस, ठीक है? इसमें और भी कोई दूसरा पॉइंट नहीं है। अगर आपको प्रेशर को बढ़ाना है, घटाना है, तो आप उसके एरिया के साथ मैनिपुलेट कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द अप्लाइड फोर्स, ठीक है? बिना फोर्स को बढ़ाए घटाए भी आप उसके प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या हो गया? अगेन हाइड्रो का मतलब हो गया लिक्विड, लिक्विड में भी स्पेशली फॉर वाटर। हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी, है ना? तो हाइड्रोफोबिक कहते हैं ना, हाइड्रोफोबिया हो गया, मतलब पानी से डर लगता है। सो हियर हाइड्रोस्टैटिक मतलब लिक्विड एट रेस्ट एंड प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? सी, मेरे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के जो नीचे वाला सरफेस है, जो बॉटम है, ऑब्वियसली आप जिसमें पानी डालते हो, जैसे लेट्स से दिस इज अ कप, तो कप के अंदर जो भी लिक्विड होगा, इस लिक्विड का जो भी वजन होगा, वो पूरा का पूरा कहाँ पड़ रहा होगा? बेचारा ये अकेला जो सरफेस फ्लोर है, बॉटम फ्लोर, इसके पूरे वजन को अकेला सह रहा होगा, है ना? पूरे इस लिक्विड का वेट इसके सरफेस पर पड़ रहा होगा, यहां पर, है ना? मान लेते हैं कि ये कंटेनर के अंदर, जो कि एक सर्कुलर शेप का दिख रहा है, ये कंटेनर का एक्चुअली आप कह सकते हो इट इज अ सिलेंड्रिकल शेप, तो कुछ ना कुछ इसका रेडियस होगा, वी डोंट नो व्हाट एवर द रेडियस इट हैज। इसका एरिया अपने को पता है कि एरिया दिया गया है ए, और इसके अंदर एक लिक्विड भर देते हैं, ये लिक्विड का हाइट होगा h, है ना? तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करते हैं, जरा ये फ्लोर को बाहर निकालो, इस फ्लोर के बारे में बेचारा, इसके बारे में स्टडी करते हैं। अंदर दबा हुआ है, इस फ्लोर के बारे में जरा स्टडी करिए। इसके ऊपर जो वाटर का जो कॉलम बना हुआ है, वाटर का जो लिक्विड सरफेस जो बना हुआ है इसके ऊपर h हाइट तक, इस पूरे लिक्विड सरफेस का वजन इसी फ्लोर पर पड़ रहा होगा। और अगर मास अगर आप लोग कैलकुलेट कर लिए, तो अपन लोग इसका वेट भी कैलकुलेट कर लेंगे। हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस फोर्स? दिस फोर्स इज नथिंग बट द मास ऑफ लिक्विड into acceleration due to gravity। और चूंकि ये फोर्स सब जगह लग रहा होगा, so we will talk about all the forces acting on the surface, है ना? ये इस तरह का फोर्स लग रहा होगा ऐसा, एंड ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू mg। मैं लिखूंगा फोर्स, फोर्स नहीं, एक्चुअली थ्रस्ट कहिए आप, दैट इज नॉट अ फोर्स। थ्रस्ट
applied on bottom surface. I am not talking about the lateral surface. You know lateral surface का मतलब side का surface. On the bottom of container. कंटेनर के जो बॉटम है उस पर मैं फोर्स थ्रस्ट फोर्स निकालना चाहता हूं. The thrust applied on the bottom of container will be equals to a perpendicular will be equals to m into g. और m क्या है यहाँ पर? m is nothing but the mass of liquid. मास ऑफ लिक्विड. और ये मास कैलकुलेट कहां से करेंगे? याद रखिएगा लिक्विड के केस में हर बार आपको जरूरी नहीं कि मास दिया जाए, आपको डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में भी दिया जा सकता है. सो विच कैन बी रिटन एज रो इनटू बी इनटू जी. दैट विल बी द परपेंडिकुलर फोर्स. ठीक है. इस वॉल्यूम को हम लोग ये भी लिख सकते हैं. दिस इज रो इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, दैट इज द हाइट h into g. This will be the force perpendicular. Now, as per formula, that hydrostatic pressure is equal to F perpendicular upon area. That means rho A H into G divided by area. तो A ही है, A एक उतर दीजिए, इसका मतलब ये हो गया. This will be rho into G. So pressure will be equals to rho G H. This is hydrostatic pressure. This is the pressure due to fluid at rest. ठीक है. ये किसी भी फ्लूइड के वजह से लगने वाला प्रेशर का फॉर्मूला हो गया रो G into H. रिमेंबर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ एजम्पशन है जो कि मिसिंग है, आपको दिख नहीं रहा होगा. और वो ये है कि जो रो है, रो क्या है? दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड. डेंसिटी ऑफ लिक्विड should be constant. Should be constant. जो लिक्विड का डेंसिटी है, पहली चीज कि रो क्या है? रो तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है और ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. इट शुड नॉट वेरी. ऐसा नहीं है कि ये आपका डेंसिटी जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाने लगे इसका डेंसिटी वेरी करने लगे. सो दैट इज नॉट अलाउड. एक्चुअली रो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जाकर के ये फॉर्मूला वैलिड है. दूसरा चीज क्या है? जी. जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब ये ग्रेविटी मतलब ड्यू टू अर्थ है ना. विच में वेरी. ये भी हो सकता है कि ये पूरा का पूरा कंटेनर आपके पास मंगल ग्रह के पास पहुंच जाए. ये सारा का सारा कंटेनर लेकर के हमको मून के पास लेके चला जाना पड़े. तो विच में वेरी. हो सकता है कि ये अलग अलग प्लेनेट पर अलग अलग हो. जी का वैल्यू जिस प्लेनेट पर रखा जाएगा उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको कंसीडर करना पड़ेगा. एंड एच क्या है? एच इज नथिंग बट इट इज, आप एच फॉर हाइट भी कह सकते हो, है ना. द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम. दिस इज हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम. है ना. या आप कह सकते हो कि डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना. या आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हो कि इट इज
depth from free surface of liquid, free surface of liquid. फ्री सरफेस किसको कहते हैं? ये देखिए, ये जो वाटर का सबसे टॉप मोस्ट लेवल जो है ना, टॉप मोस्ट लेवल, ये जो अपर सरफेस है, इसी को हम लोग कहते हैं फ्री सरफेस, है ना। और देख रहे हो कि आप ये जो हाइट जो कंसीडर किए हैं, ये फ्री सरफेस से ही हम लोग कंसीडर किए, इसका डेप्थ फ्री सरफेस से ही कंसीडर किया गया है। दिस इज कॉल्ड एज अ फ्री सरफेस। दिस इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हाइट स्मॉल h ही हो, ये कुछ भी हो सकता है। I could take pressure at any point from the free surface. मैं इस पॉइंट पर भी कंसीडर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर भी कंसीडर कर सकता हूँ। इट डिपेंड्स कि आप किस हाइट पर फाइंड आउट करना चाहते हो। दिस इज द फ्री सरफेस एरिया। अगर यहाँ से h1 हाइट नीचे, यहाँ से h2 हाइट नीचे, है ना। Let's say this height is h1 and this height is h2. तो मैं लिख सकता हूं कि इस हाइट पर जो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू रो जी h2, और इस लाइन पर जो प्रेशर होगा, दैट विल बी रो जी h1। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मजे की बात ये है कि इस लाइन पर हर एक पॉइंट का डिस्टेंस, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? रो जी h2। हर एक पॉइंट का फ्री सरफेस से डिस्टेंस कितना होगा? h2 के बराबर। दैट मीन्स कि हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? सेम, और वो कितना होगा? रो जी h2 के बराबर। ओके, तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि इस लाइन पर सब जगह प्रेशर क्या होगा? सेम। इस लाइन को एक स्पेशल नाम दिया गया है और इसको कहते हैं, दिस इज आल्सो टर्म्ड एज इक्वी प्रेशर लाइन। इक्वी प्रेशर लाइन, ठीक है। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड इक्वी प्रेशर लाइन क्या होता है, और प्रेशर का कुछ प्रॉपर्टीज, और भी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़े। Wait for 30 seconds. You can see in this formula that pressure due to a liquid only depends upon the density, acceleration due to gravity and height. अब ऑलरेडी आप डेंसिटी के बारे में जान चुके हो, सो अगर आप इस फॉर्मूले का पोस्टमार्टम करेंगे तो इस डेंसिटी का वैल्यूज कैसे वेरी करता है, क्या क्या वेरी करता है, यू नो दैट बेटरली, है ना। तो अगर वेरिएबल डेंसिटी भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इस डेंसिटी का वैल्यू क्या हो सकता है। जी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी का वैल्यू कैसे वेरी करता है। जी इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, यू नो दैट। तो जी का वैल्यू भी चेंज किया जा सकता है। एंड एच ऑफ कोर्स इट इज द हाइट और डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। मैं यहां पर कुछ बात करूंगा प्रॉपर्टी। बिफोर वी गो टू दिस एग्जांपल, आई विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रेशर। लेट्स फर्स्ट टॉक
property of fluid. Property of hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure. देखिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब प्रॉपर्टी इसमें यही है कि जो प्रेशर होगा किसी भी पॉइंट पर इन अ लिक्विड, फर्स्ट विल बी, पहला पॉइंट ये होगा प्रेशर इनसाइड pressure at any point inside a liquid. Pressure at any point inside a liquid will be from all the direction. Pressure at any point inside a liquid will be from all the direction and will equal in magnitude मैग्नीट्यूड भी उसका बराबर होना चाहिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर आप किसी भी फ्लूइड के अंदर, मान लीजिए कि आपने एक फ्लूइड का कंटेनर लिया और आपने इसके अंदर फ्लूइड भर दिया, इसमें ऑफ कोर्स जैसे ही फ्लूइड की बात करता हूं, दैट मींस लिक्विड की बात करता हूं, तो दिमाग में एक ही चीज आता है, वाटर। तो मैंने कोई एक फ्लूइड कंसीडर कर लिया और इस फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट के बारे में अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो, आप ये पता करना चाहते हो कि इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, तो दैट प्रेशर विल बी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। पहले तो ये प्रेशर सभी डायरेक्शन से लगेगा, डायरेक्शन वाइज क्लियर हो जाएगी। इस पर जो प्रेशर लगेगा वो सभी डायरेक्शन से लगेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो प्रेशर जो सभी डायरेक्शन से लग रहा है, इन प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए दैट विल बी इक्वल। तो ये प्रेशर का इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। मतलब एक पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा होगा सब जगह से, ये इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम द साइड, at angle, whatever the pressure it will be equal from all the direction। सभी भी डायरेक्शन से जो प्रेशर लगेगा वो सब के सब बराबर होंगे। ये बहुत क्लियर कट समझ में आपको आना चाहिए। बोलिए, किसी को ये पॉइंट समझने में दिक्कत है? नो, देन मूव ऑन। दूसरा, हाँ बोलो। सर जब ऊपर में खुला है तो ऊपर कैसे फोर्स लगेगा बराबर? यहाँ पर सर ऊपर, हाँ इसी पॉइंट की बात करो, लिक्विड की ही बात करें ना, लिक्विड के सरफेस पर। ओके, लिक्विड के सरफेस पर अगर विनय यहाँ पर इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, नीचे से प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड लगेगा, व्हाटएवर जो भी है, ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये लिक्विड सरफेस स्टैटिक नहीं होगा। क्या? मान लीजिए कि अगर ऊपर से फोर्स नहीं लगता, नीचे से सिर्फ फोर्स लगता, तो ये पार्टिकल यहाँ पर नहीं होता, ये जंप कर जाता ऊपर। और होता भी है, विल सी इन द सरफेस टेंशन, ऐसा होता भी है। बट चूंकि हम लोग हाइड्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं,
You know, the very basic assumption of this topic is fluid should be at rest. और फ्लूइड अगर रेस्ट में, इसका मतलब फ्लूइड का each and every particle रेस्ट में होना चाहिए, चाहे वो टॉप सरफेस हो चाहे वो बॉटम सरफेस हो। Am I clear? तो अगर Yes. सब जगह से इक्वल फोर्स नहीं लगेगा तो एक नेट फोर्स जनरेट हो जाएगा, और नेट फोर्स आने के बाद ये फिर ये लिक्विड रेस्ट में नहीं रह जाएगा, तो आपका एजम्पशन फेल। दैट्स व्हाई एट ईच एंड एवरी पॉइंट, हो सकता है कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगे, उतना ही प्रेशर यहाँ पर बॉटम से भी लगेगा ऊपर की तरफ, पर प्रेशर लगेगा जरूर सेम, इक्वल ही लगेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। Yes, sir. Okay, now the pressure will be same at all the points lies on a line parallel to free surface. Pressure will be same at all the points lies on a line. याद रखिए मैं कौन से पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, वो पॉइंट जो इस लाइन पर एग्जिस्ट करता हो, और ये लाइन कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी पैरेलल टू फ्री सरफेस। फ्री सरफेस अभी मैंने बताया था, फ्री सरफेस किसको कहते हैं, सबसे टॉप मोस्ट सरफेस को कहते हैं फ्री सरफेस। तो इस फ्री सरफेस के पैरेलल होना चाहिए, और इस लाइन पर हर एक पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, is called as also known as equipressure line. अच्छा, एक चीज बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, पहले तो इसको डील कर लेते हैं फिर पूछता हूं। आप ये एग्जांपल अब लिख सकते हो, ये एग्जांपल आप लिख सकते हो। ठीक, हमारे पास अलग अलग तरह के मग जग सब पड़ा हुआ है, मैंने एक लाइन कंसीडर किया, ये एक लाइन कंसीडर किया। इस लाइन पर हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, हर एक लाइन पर जो प्रेशर होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होना चाहिए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये सारे के सारे जो पॉइंट है थ्रू द फ्लूइड कनेक्टेड है ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो सेम काइंड ऑफ फ्लूइड से कनेक्टेड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पॉइंट यहां से यहां पर बीच में आपने रास्ता बंद कर दिया, है ना, बीच में आपने रास्ता बंद कर दिया और ये इसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, इधर भर दिया आपने वाटर, इधर भर दिया ऑयल, इधर भर दिया कुछ और, तो जरूरी नहीं कि सब जगह प्रेशर आपका हर लाइन पर पॉइंट पर प्रेशर सेम ही बनेगा। अब अगर दूसरा लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो इसके हर एक पॉइंट पर अलग अलग प्रेशर आने लगेगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, दे शुड आल्सो कनेक्टेड विथ द सेम लिक्विड। मैं किस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, प्रेशर विल बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन अ लाइन पैरेलल टू द फ्री सरफेस।
ऑफ, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, ऑफ सेम फ्लूइड। अलग अलग फ्लूइड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन है और सब में अलग अलग लिक्विड भरे पड़े हैं तो सब जगह प्रेशर सेम होगा। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, तो सब के सब एक ही फ्लूइड से कनेक्ट होना चाहिए। अब इसका मतलब ये हो गया भाई कि ये इस लाइन पर, लेट्स से कि हम लोग एक लाइन कंसीडर करते हैं यहाँ पर, ओहो, एक लाइन कंसीडर करते हैं एट द बॉटम ऑफ, अब यहां से यहां तक का हाइट, दैट टॉप मोस्ट इज द टॉप मोस्ट सरफेस इज फ्री सरफेस, और यहां से यहां तक का हाइट अगर h है तो इस लाइन पर पड़ने वाले हर एक पार्टिकल का जो डेप्थ होगा, ये सबका सेम होगा, है ना, सबका सेम होगा। और इन हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू रो जी इंटू एच के बराबर होगा। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तो कलर भी नहीं दिख रहा है इसके, ये पॉइंट दैट इज पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल हैव द सेम प्रेशर, कैन वी से दैट? एनीवन? क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये पॉइंट का और ये पॉइंट का दोनों का प्रेशर सेम होगा? बिल्कुल सर। नो No, नो sir. सर, लिक्विड में नहीं ना, इसीलिए वो बाहर है। No, sir. दोनों का प्रेशर सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर है, ये फ्लूइड के अंदर है। मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज हो गया, मतलब दिस टू हैव टू डिफरेंट मीडियम, तो यू कैन नॉट से दैट कि यहाँ का और यहाँ का दोनों का प्रेशर सेम होगा। यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और यहाँ का प्रेशर रो जी एच होगा, करेक्ट? सिमिलरली मैं अलग अलग मार्किंग कर दूं, इसका नाम रख देता हूं ए, इसका नाम रख देता हूं बी, इसका नाम सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, तो मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर एट ए विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट सी विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट डी विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट ई। ये सब जगह प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, बट बी के पास प्रेशर सेम नहीं होगा। नाउ क्या ये इस बात पर डिपेंड किया कि इस कंटेनर का शेप कैसा है? कंटेनर के शेप से हमें कुछ लेना देना नहीं है, चाहे पाइप एकदम बहुत पतला हो चाहे वो बहुत मोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा। ये एक ही बात पर डिपेंड करता है, वो क्या है कि ये फ्री सरफेस से इसका डेप्थ कितना होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि प्रेशर at any point is independent of shape of container, independent of shape of container, shape of container, ये कंटेनर के शेप से इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, एक फर्क पड़ सकता है, जैसे मान लीजिए, है ना, अगर आप बोलोगे कि चलो ठीक है, आपके पास एगो कढ़ाई है और कढ़ाई के अंदर पानी रखा हुआ है, कि पानी को उठाए और गिलास में डाल दिए, तो क्या दोनों में सेम प्रेशर रहेगा? बॉटम पर दोनों में सेम प्रेशर रहेगा? No, कढ़ाई sir. है, अब कढ़ाई से पानी उठाया और एक गिलास में डाल दिया, ये ना, गिलास कुछ ऐसा ही होता है। अब क्या दोनों के सरफेस पर सेम प्रेशर रहेगा बॉटम में? No, sir. तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि से अच्छा आपने बोला था कि तो शेप पर चेंज ही नहीं करता है, क्या कढ़ाई में और इसमें तो सेम होना चाहिए,
एक्चुअली भाई साहब ये है कि इसका सरफेस एरिया बड़ा है, तो ये कम हाइट में ही ये ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम पानी को एक्वायर कर ले, और इस ग्लास का सरफेस एरिया कम है ना, तो इसका हाइट ज्यादा लगेगा टू ऑक्युपाई द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, उतना ही वॉल्यूम ऑफ पानी के लिए इसका हाइट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, h डैश। सो h प्राइम इज ग्रेटर देन h ऑफ कोर्स। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि अगर सेम वॉल्यूम वाटर स्टोर्ड इन cylindrical ball is put into a cuboidal container, कुछ आपको एक डायमेंशन दे दिया जाएगा। नाउ what will be the pressure at the bottom of the container? अब आपको लगेगा अच्छा कंटेनर पर तो डिपेंड करता नहीं है, पर एक वर्ड आप उसमें ध्यान नहीं दिया कि सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों कंटेनर में रखा जा रहा है। अब इस कंटेनर में और इस कंटेनर में दोनों में क्या सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर रटेगा? इस कंटेनर का पानी उठा करके No, अगर sir. मैंने इसमें डाल दिया तो इसका हाइट बहुत बढ़ जाएगा, है ना, तो इसमें प्रेशर चेंज कर जाएगा, फिर दोनों में सेम नहीं रह जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंटेनर कहने का मतलब ये कि शेप चाहे कोई भी हो, अगर वाटर का लेवल सेम है तो प्रेशर भी आपका क्या होगा, सेम होगा, है ना। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस वन। मैं दूसरा चीज ये पूछने जा रहा था कि देखो हमारे पास दो पॉइंट था यहाँ पर ए एंड बी। मैंने बोला ए और बी पर चारों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है, सेम प्रेशर लग रहा होगा, लेकिन क्या इज प्रेशर एट ए विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट बी? क्या ए का प्रेशर बी के प्रेशर के बराबर होगा? हियर इट इज द कंफ्यूजन यहीं पर आता है, क्योंकि एक जगह बोला जाता है कि अच्छा चारों तरफ से प्रेशर सेम होना चाहिए, फिर बोला जाता है कि हाइट के साथ साथ प्रेशर चेंज हो जाता है। अरे बाप रे, तो जब यहां पर चारों तरफ से प्रेशर सेम लग रहा है, यहां पर चारों तरफ से प्रेशर सेम लग रहा है, तो क्या ए का और बी का दोनों का प्रेशर सेम होगा? वर्ड गेम है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड गेम है। यहां पर भी सेम होगा, यहां पर भी सेम होगा, तो क्या दोनों का प्रेशर सेम होगा? नहीं होगा। कैसे हो सकता है? यहाँ का प्रेशर फ्री सरफेस के बहुत नजदीक है, ये पॉइंट फ्री सरफेस से h हाइट नीचे है, ए पॉइंट का प्रेशर आंसर होगा नो। प्रेशर एट ए विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट बी। फिर एक सवाल आता है, तुम्हारे मन में नहीं, मेरे मन में। यह सवाल सिर्फ मैं ही पूछ सकता हूं, वो भी खुद से। मुझे मेरे मन में एक सवाल और आया, अगर ए पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है, बी पॉइंट का प्रेशर कम, तो बी पॉइंट उछल के बाहर क्यों नहीं चला जाता, है ना? नीचे से प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, ऊपर प्रेशर कम लग रहा होगा, तो ये बॉल, ये मॉलिक्यूल उड़ करके बाहर चला जाना चाहिए, ऐसा मेरे मन में आया। ठीक है, तो मैं खुद को समझा रहा हूं, देखो भाई ऐसा है, इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर दोनों अलग अलग है जरूर, पर दोनों पर जो फोर्स लग रहा होगा वो सेम लग रहा है। कैसे? यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के ऊपर ये पूरे लिक्विड का जो वजन होगा ना, पूरे लिक्विड का जो वजन होगा वो भी इसी पॉइंट पर पड़ रहा होगा। दे विल बैलेंस ईच अदर। ये इससे जो फोर्स लग रहा है, इस पर एक्स्ट्रा प्रेशर जो लग रहा होगा, इस एक्स्ट्रा प्रेशर के वजह से फोर्स और इस लिक्विड के मास के वजह से नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, हेंस इट विल बी स्टैटिक। तो ऐसा नहीं है कि नीचे प्रेशर ज्यादा है ऊपर प्रेशर कम है तो लिक्विड ऑटोमेटिक नीचे से ऊपर की तरफ चला है।
और किसी को अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। मुझे जितना कंफ्यूजन होता है नॉर्मली मैं वो आपको डील करके बता दूं। आपको और भी कुछ चीज इसमें पूछना है तो पूछिए। सर ये वाला पॉइंट एक बार और बताइए, कौन सा? क्यों ज्यादा होता है ए पॉइंट का? ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड। अगर मैंने तो बोला है कि आपके पास अगर एक कंटेनर है, मेरे मेरे डाउट पे तुम लोग इतना सवाल पूछती हो। देखो हमारा डील क्या था, पानी भर दिया यहाँ तक, क्या हो गया वाटर सरफेस। सर थोड़ा पीछे जाइए। गया भाई। सर वहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता था? कहाँ से? वो क्यूबॉइडल और सिलेंड्रिकल में वॉल्यूम सेम रहे। सर ये बगल से हटाइए ना थोड़ा। यहाँ पर ना, ऐसे Yes, मान लो sir. कि ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल है ना, इसका एक वॉल्यूम दिया गया है कि 3 लीटर 4 लीटर कुछ तो है इसमें अंदर, 10 लीटर का पानी है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ है ए। इफ द वाटर फ्रॉम द सिलेंड्रिकल जार pour into an spherical jar of radius, let's say कुछ ना कुछ रेडियस दे दिया गया 0.5 1 मीटर mm कुछ भी। now compare the pressure at the bottom of both the jars, ऑप्शन दे दिया जाएगा। pressure at the bottom of cylindrical jar will be more than the pressure at the container of spherical, फिर स्फेरिकल में ज्यादा होगा, फिर दोनों में सेम होगा, फिर नॉन ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा जा सकता है ना। हो गया जी। सर उसमें जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसमें ना सर प्रेशर ज्यादा होगा। देखो अब ये आप फ्री सरफेस का हाइट कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। वी डोंट नो कि किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा किसका सरफेस एरिया कम होगा। अगर अब ये हमें उससे मतलब नहीं है ना कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। बहुत बड़ा मेरे पास सिलेंडर ही है तो क्या करूं मैं, उसका बॉटम ही बहुत छोटा होगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा एक्चुअल में कि से फ्री सरफेस का हाइट कितना होगा एक्चुअल में। जब इसमें जैसे मान लो कि ये सिलेंड्रिकल ही है तो इसके अंदर अगर मुझे 10 लीटर पानी डालना भी होगा तो मैं क्या लिखूंगा, दैट वॉल्यूम V will be equals to pi r square h, pi r square h। pi r square क्या है, दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब अगर आपको एरिया दिया गया तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो हाइट आ जाएगा। सिमिलरली स्फीयर के केस में क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू इतना, है ना। तो आप यहां से आर का वैल्यू ले लोगे कि फलाने डिस्टेंस तक ये रखा गया है ना, फलाने रेडियस के स्फीयर में ये भरा जा सकता है। यस तो जो भी आर का वैल्यू होगा इसका हाइट निकाल लीजिए, इसका हाइट निकाल लीजिए, बस हाइट कंपेयर करना है। यू हैव टू डू नथिंग। सर हम पूरे कंटेनर का सरफेस एरिया का बात नहीं कर रहे सर, जो उसका बॉटम सरफेस एरिया है सर हम वो देख के बता सकते हैं किसमें प्रेशर ज्यादा होगा किसमें कम होगा। भाई दोनों का वॉल्यूम कंपेयर कर लियो, है ना। यस सर। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दोनों में सेम होगा। द की फंडा इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विल बी सेम। अब किस कंटेनर का बॉटम से वाटर कॉलम का हाइट ज्यादा होगा ये आप कंपेयर करेंगे मैथमेटिकली, देख करके नहीं, है ना। क्योंकि जो देखी हुई चीज होती है वो गलत हो सकती है।
मैथमेटिकली अगर आपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया तो फिर वो गलत नहीं होगा। तो अगर आप देख करके अंदाजा लगाएंगे तो वो तुक्का कहलाएगा, बस, नथिंग एल्स। आगे चलते हैं। हाँ, हमारी बात हो रही थी कि इन दो सरफेस के बीच में, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सरफेस हो गया, ये एक लाइन हो गया एक्चुअली, और इनके इस लाइन के बीच में ये लाइन और ये लाइन, मैंने बोला कि इसके हर एक पॉइंट पर इस लाइन पे, चूंकि देखो ये है हमारा फ्री सरफेस, दिस सरफेस इज फ्री, दिस इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस। और फ्री सरफेस के पैरेलल जितने भी लाइन होंगे सब के सब कौन सा लाइन कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज इक्वी प्रेशर लाइन, इक्वी प्रेशर लाइन 1। इसका मैं नाम ले लेता हूं इक्वी प्रेशर लाइन 2। इट डजंट मीन इक्वी प्रेशर लाइन का मतलब ये नहीं होगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का दोनों का जो प्रेशर होगा ये सेम होगा, ऐसा नहीं है। अगर ये बी प्रेशर है और ये ए प्रेशर है तो प्रेशर एट ए विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट बी। ये तो श्योर शॉर्ट है। क्यों? क्योंकि यहां से इस फ्री सरफेस से इसका हाइट अगर h1 होगा तो इस सरफेस का हाइट यहां से यहां तक का लगभग h2 होगा, विच इज ग्रेटर देन h1। हमें कंपेयर हाइट से करना है, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है ना। तो बी पॉइंट का प्रेशर, सॉरी ए पॉइंट का प्रेशर ए बी पॉइंट के प्रेशर से ज्यादा होगा, पर कंडीशन ये बनता है कि इसे ए पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा, बी पॉइंट पर कम होगा, तो ये ए ही तो बी पर ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा ना। ऐसा दिमाग में आता है, आई एम नॉट कन्फर्मिंग। हमारे दिमाग में क्या आता है कि अच्छा चलो ठीक है, ऊपर की तरफ ये प्रेशर लग रहा होगा ऐसा, और नीचे की तरफ प्रेशर कम लग रहा होगा क्योंकि उसके ऊपर का लिक्विड कम है, तो हमें लगता है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर कम होगा। नहीं, सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है कि इसे ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है दैट P1, ये जो प्रेशर है और इस पॉइंट का जो प्रेशर है, ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा ये सब जगह सेम लगना चाहिए, सभी डायरेक्शन में सेम लगना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि इस ए पॉइंट का प्रेशर इसलिए ज्यादा है भाई मेरे, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ये जितना भी लिक्विड होगा इसके अंदर, इस पॉइंट के ऊपर जितना भी इसके अंदर लिक्विड भरा पड़ा होगा, इस लिक्विड का टोटल वेट इस पर पड़ रहा होगा नीचे की तरफ, है ना। इस लिक्विड का टोटल वेट नीचे की तरफ पड़ रहा होगा, दैट विल बी mg, एंड दैट mg डिवाइडेड बाय एरिया, दैट mg डिवाइडेड बाय एरिया ही हमारा प्रेशर होगा, दैट प्रेशर एट ए पॉइंट का प्रेशर। तो इस पॉइंट पर अगर नीचे की तरफ ये फोर्स लग भी रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग भी रहा है, तो इट विल बी बैलेंस्ड बाय mg फोर्स। ये वाटर के कॉलम के, इस वाटर लिक्विड के कॉलम से जो वेट इस पर नीचे लग रहा होगा, ये यही फोर्स बैलेंस कर देगा इस पॉइंट पर नीचे से ऊपर के तरफ लगने वाले प्रेशर, है ना। नहीं समझे? समझ गए सर। ये पॉइंट का प्रेशर कम होना, इस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि मैं नीचे से प्रेशर ज्यादा लगा रहा हूं ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बढ़ेंगे तो आपके पास एक एडिशनल फोर्स बढ़ेगा, दैट विल बी द mg फोर्स। विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, आपको आइडिया लगेगा इसके बारे में। जस्ट गो थ्रू दिस एग्जांपल, एक एग्जांपल है, इसको करिए। एक्चुअली सर आप एक सेकेंड, प्रीवियस स्लाइड में जस्ट फोटो ही खींच लीजिए, इसका आप होमवर्क करके लाइएगा।
हो गया सर। ठीक है, so here we will stop. क्वेश्चन दिखाइए स्क्रीन